अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप दैट कि आप सब खैरियत से होंगे। तो CS201 के लेक्चर नंबर 2 का ये पार्ट 2 है और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। तो हमारे पास टू टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो दोस्तों अगर मैं हाई लेवल की बात करूं तो ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो कि इंसानों के नज़दीक होती हैं, मतलब कि ये यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेजेस होती हैं। अब यूज़र के लिए इनको अंडरस्टैंड करना, रीड करना, राइट करना बहुत ही आसान होता है। और इसके अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो हमारे पास इनके जो टाइप्स हैं वो सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, PHP है। तो और भी जो लैंग्वेजेस हैं ये हमारे पास कौन सी हैं जी, ये हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अगर मैं लो लेवल की बात करूं तो ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो कि कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान होता है, मतलब कि कंप्यूटर इनको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, लेकिन यूज़र के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब इसकी वजह यह है क्योंकि ये 0 और 1 के फॉर्मेट में होती हैं और इनका जो सिंटैक्स होता है वो बहुत ही टफ होता है और कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है। और अगर मैं इसकी एग्जीक्यूशन की बात करूँ तो ये हाई लेवल लैंग्वेज से ज़्यादा फास्ट होती है और हाई लेवल जो होती है वो इससे थोड़ी सी स्लो होती है क्योंकि कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। और लो लेवल की भी टू टाइप्स हैं जी, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही होती है वो 0 और 1 के फॉर्मेट के अंदर ही हो रही होती है। और अगर मैं मशीन लैंग्वेज की बात करूं तो ये भी 0 और 1 के फॉर्मेट में ही होती है, यानी कि बाइनरी डिजिट्स में लिखी जाती है और कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान होता है। अब बात करते हैं दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो तो यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज थी, तो कंप्यूटर किस तरह से अंडरस्टैंड करता है। तो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए इसके अंदर एक चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है जिसे नाम दिया जाता है कंपाइलर का। अब कंपाइलर दोस्तों आपके हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के कोड के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्टली तो हाई लेवल को नहीं अंडरस्टैंड कर पाता, लेकिन जब अगर उसे कन्वर्ट कर दिया जाए मशीन लैंग्वेज के कोड के अंदर तो वो उसको फिर अंडरस्टैंड कर लेता है। जब वो आपके मैसेज को अंडरस्टैंड करता है फिर उसके बाद वो फिर आपको आउटपुट दे देता है। अब ये वही एग्जाम्पल सब मिले कि आप अगर एक पाकिस्तानी हैं और आप किसी ऐसी कंट्री में चले गए जिसकी लैंग्वेज आपको नहीं आती, तो फिर आपके और उस कंट्री के पर्सन के साथ जो एक राब्ता है वो राब्ता किस तरह से होगा, एक ट्रांसलेटर के थ्रू, एक ऐसा कॉमन पर्सन जो कि दोनों की लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर रहा होगा। तो दोस्तों जो कंपाइलर है वो आप समझ लें तो कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान एक ट्रांसलेटर का काम करता है। तो आई होप दैट कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी कि हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज में क्या फ़र्क है। तो अब हम बात करेंगे जी अपने मेन टॉपिक की, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज की। C language was created in early 1970 by डेनिस रिची at Bell Labs। तो दोस्तों C लैंग्वेज को डेनिस रिची ने 1970 की दहाई में बनाया था। इट वाज बेस्ड ऑन टू ओल्डर लैंग्वेजेस BCPL एंड B। तो दोस्तों C से पहले भी दो लैंग्वेजेस थी, BCPL और B। ये सादा लैंग्वेजेस थी। तो डेनिस रिची ने इन दोनों लैंग्वेजेस की अच्छी खसूसियात को मिलाकर एक नई और ताकतवर लैंग्वेज बनाई जिसे बाद में C कहा गया। तो C लैंग्वेज पॉपुलर इसलिए हुई क्योंकि इस लैंग्वेज में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया जो आज भी बहुत से कंप्यूटरों में इस्तेमाल होता है। तो बाद में मुख्तलिफ लोगों ने C में अपनी तब्दीलियाँ शुरू की। तो इसीलिए 1989 में C लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड वर्जन यानी कि म्यारी वर्जन बनाया गया जिसे ANSI यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने तैयार किया। इससे पहले मुख्तलिफ इदारे C लैंग्वेज को अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे जिससे फ़र्क पड़ रहा था। अब बाद में ये स्टैंडर्ड वर्जन ISO ने भी मंजूर कर लिया ताकि दुनिया भर में एक जैसी C लैंग्वेज इस्तेमाल हो। अब दुनिया भर में आप देखें तो एक ही म्यार के मुताबिक C लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है। तो ISO मीन्स दैट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो बात करने का मकसद ये था कि C लैंग्वेज के अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ हो गई थी जिस वजह से ये स्टैंडर्ड वर्जन बनाया गया ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक ही वर्जन जो है वो यूज़ किया जा सके। तो आज वही वर्जन जो है अभी तक भी यूज़ किया जा रहा है। आई होप दैट कि इस कॉन्सेप्ट की आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे जी IDE की। तो IDE क्या होता है? IDE मीन्स दैट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो अ सॉफ्टवेयर वेयर यू कैन राइट कोड, रन इट, फाइंड एरर्स एंड बिल्ड प्रोग्राम। तो दोस्तों IDE जो होता है ये एक ऐसी इन्वायरमेंट आपको देता है जिसके अंदर आप अपना प्रोग्राम जो होता है, जो कोड होता है, उसे लिख सकें, उसे रन कर सकें, उसमें से एरर्स जो हैं वो तलाश कर सकें और उनको डीबग कर सकें। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं यानी कि जो हमारे पास टाइप्स हैं वो हमारे पास सबसे पहला आता है जी कोड ब्लॉक्स,
और उसके बाद हमारे पास आता है विजुअल स्टूडियो, उसके बाद हमारे पास आता है डेव C++, उसके बाद और भी काफ़ी ऐसे हैं IDEs जिनकी मदद से हम अपने प्रोग्राम्स लिखते हैं। अब IDE के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है टेक्स्ट एडिटर। दोस्तों जो टेक्स्ट एडिटर होता है इज़ अ सिंपल प्रोग्राम वेयर यू कैन राइट कोड ओनली कंटेन प्लेन टेक्स्ट नथिंग एक्स्ट्रा, यानी कि इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ अपना टेक्स्ट जो है वही लिखते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जी कंपाइलर की। जैसा कि पहले भी हमने कंपाइलर के बारे में बात की थी, तो कंपाइलर एक ऐसा टूल होता है जो कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, जिससे कंप्यूटर इसे आसानी से समझ सके। और अगर इसमें कोई एरर हो तो ये एक एरर रिपोर्ट जनरेट करता है। और इसी तरह मैं बात करूँगा जी इंटरप्रेटर की। तो इंटरप्रेटर भी कंपाइलर की तरह एक टूल होता है जो कि आपके प्रोग्राम को रीड करता है, लेकिन ये एक साथ रीड नहीं करता, ये प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करता है। और अगर एक लाइन में भी एरर आ जाए तो ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता और ये वहीं पर एरर जनरेट कर देता है। अब हम बात करते हैं जी डिबगर की। तो डिबगर की बात करने से पहले हमें बग का पता होना चाहिए। तो दोस्तों बग हमारे प्रोग्राम में कोई भी गलती हो तो हम उसे बग का नाम देते हैं। और डिबगर बेसिकली एक ऐसा टूल है जो कि प्रोग्राम में छुपी हुई गलतियों को तलाश करने और इन्हें ठीक करने में मदद देता है। अब हम बात करते हैं जी लिंकर की। तो लिंकर का काम ये होता है कि अगर हमने प्रोग्राम को कई हिस्सों में लिखा है तो वो इन तमाम हिस्सों को जोड़कर एक मुकम्मल प्रोग्राम बनाता है, यानी अलग अलग फाइल्स को मिलाकर एक फ़ाइनल फ़ाइल तैयार कर देता है जो कि चलने के काबिल हो। अब बात करते हैं जी लोडर की। तो लोडर वो टूल है जो कि तैयारशुदा प्रोग्राम को कंप्यूटर मेमोरी में लोड करता है ताकि हम इसे CPU में चला सकें। तो आई होप दैट कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी।